Ramadan cricket series? Cool. But Ramadan MD cat test series? Even cooler. This Ramadan, Pre-Med PK brings you a free daily MD cat test series. A test and discussion every day because consistency is key. To start, follow these steps. Step 1. Get the test link in our exclusive WhatsApp community. Step 2. Attempt the test, challenge yourself, and track your progress. Step 3. Join the YouTube discussion session to clear your doubts. Here's the full schedule. Balancing study and worship isn't easy, but we've got your back. Use our habit tracker on the website to stay disciplined and stress-free. Daily tests, focused study, smarter preparation. Make this Ramadan count for your soul and your future. So what are you waiting for? Join now. I am your instructor Vizra Nazir, and today we are going to discuss your second Ramadan test, that is of force and motion and electronics. First of all, your first question is, a block of mass m is slipping down a rough inclined plane with a constant speed. The force on the block by the plane is. तो आपने force बतानी है इस plane के जरिए से, ठीक है? First of all, what you have is you have this inclined surface. आपके पास इस तरीके से एक inclined surface है, ठीक है? You have something like this and you have here mass. आपके पास एक छोटा सा mass है, ठीक है? ब्लॉक है जो कि आपके पास रोल डाउन कर रहा है. Now you have to tell कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो कैसे लगेगी. अब उसने आपको ये बताया है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ जो ये आपके पास ब्लॉक ऑफ मास है वो नीचे आ रहा है, तो फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द प्लेन विल बी mg by 2 डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा कि आप देखें कि इसके ऊपर आपके पास दो चीजें एक्ट करेंगी. एक तो आपके पास जो है वो फोर्स होगी और एक इसके पास फ्रिक्शन होगी. बट व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग समथिंग जो कि आपकी इंक्लाइन पोजीशन से आती है, तो उसमें हमेशा आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा या उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा. तो आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वो डेल्टा होगा. The next thing you have is a bullet is moving with a velocity of 100 ms can just penetrate two planks of equal thickness. The number of such planks penetrated by same bullet when the velocity is doubled. अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि आपने नंबर ऑफ प्लैंक्स को कैलकुलेट करना है जब आपकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्लैंक्स थिकनेस आपके पास x है. हम यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं. एंड व्हाट विल बी योर फार्मूला टू ड्राइव दिस थिंग. इसके लिए आपके पास क्या होता है कि आपके पास उसने जो पहले दिया है दैट इज ऑफ योर बुलेट मूविंग विद द वेलोसिटी. A bullet moving with a velocity of 100 ms can just penetrate two planks of equal thickness. The number of such planks penetrated by the same bullet when the velocity is doubled. तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास एक बुलेट है जिसकी वेलोसिटी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज ऑफ 100 और उसमें आपके पास टू प्लैंक्स इक्वल थिकनेस है. इक्वल थिकनेस आपके पास गिवन है टू प्लैंक्स की. नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनिट्रेटेड बाय सेम बुलेट. आपने दूसरी जो नंबर ऑफ प्लैंक्स है उसको कैलकुलेट करनी है जब आपके पास वेलोसिटी कितनी बन जाएगी. वेलोसिटी विल बी 200. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं S1 ओवर S2 विल बी V स्क्वायर ओवर V2 का स्क्वायर. नाउ अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने इनमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देनी है. और जब आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे सो योर वैल्यूज विल बी लाइक इट विल गोज लाइक S1 ओवर S2 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर क्योंकि आपकी वेलोसिटी डबल हो गई है एंड 100 स्क्वायर. ठीक है. और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 और आपके पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू विल गेट योर आंसर एज अ 8. ठीक है. तो आपके पास जो ऑप्शन आपकी बनेगी वो आपकी चार्ली ऑप्शन होगी.
The next thing we have is question number 3 आपके पास है. When a particle moves in a vertical circle, आपके पास जो vertical circle है, आपके पास 2 सर्कल्स होते हैं, ठीक है. एक होता है horizontal और एक होता है vertical, ठीक है. तो vertical circle इस तरीके से होता है, जब आपका जो एक पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है, जो आपकी टेंजेंटियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है और सेंटर की जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन चेंज होंगी. तो इट हैज अ कांस्टेंट रेडियल एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इट हैज वेरिएबल टेंजेंटियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, बीटा आपका आंसर बनेगा. इट ओनली हैज अ कांस्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन, नहीं, ये भी आंसर नहीं बन सकता. इट ओनली हैज अ कांस्टेंट टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, तो आपके पास जो आंसर है वो बीटा बनेगा. इन द गिवन डायग्राम, आपके पास जो एक गिवन डायग्राम है उसके अंदर किस फोर्स के साथ एक मैन को रोप पुल करनी है ताकि प्लांक्स को जो है वो आप होल्ड कर सकें. एंड द वेट ऑफ द मैन इज 60 into 9.81. निग्लेक्ट द वेट ऑफ द प्लांक, रोप एंड पुली. सबसे आसान तरीका, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन में देखें कि आपके पास एक मैन है और जो मैन है वो प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैन जो है वो प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और उसने दो पुलिस, जो आपके पास यहाँ पे 2 पुलीज हैं, एक ऊपर वाली पुली है और एक नीचे वाली पुली है. उन 2 पुली में कितने रोप्स हैं? 2 रोप्स हैं, सही. अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम है, अब उसने एक और बात भी यहाँ पे बोली है, द वेट ऑफ मैन और द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन अ पोजीशन. उसने बोला है कि आपने वेट ऑफ द प्लैंक को जो है वो निग्लेक्ट करना है, रोप को भी निग्लेक्ट करना है एंड पुली को भी निग्लेक्ट करना है. यानी कि आपको जो पूरे के पूरा सिस्टम है वो आपके पास किस में है? कांस्टेंट में है. यानी कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी. तो अब आपने सिर्फ कैलकुलेट करनी है किसकी फोर्स? इस मैन की फोर्स किसके ऊपर? पुली के ऊपर. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, यानी कि आपके पास सिर्फ ये चीज बच जाती है कि इस मैन की फोर्स इस प्लैंक के ऊपर कितनी लगेगी और इस प्लैंक की फोर्स इस मैन के ऊपर कितनी लगेगी, ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है इस मैन की फोर्स जितनी इस प्लैंक के ऊपर लग रही है उसको कैलकुलेट करेंगे और वो आपके पास कितनी आएगी? वो T plus n माइनस mg इज इक्वल टू 0 आएगी, सही. क्योंकि आपके पास जो मैन का वेट है वो, जो पुली इस प्लैंक की टेंशन है वो, और जो इसकी नॉर्मल फोर्स है वो आएगी. अब सिमिलरली आपने इसी तरीके से, इसी फोर्स के जरिए से जो है वो आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है? एक और चीज कैलकुलेट कर लेनी है. वो क्या होगा? दैट वुड बी योर प्लैंक्स. ये जो आपका प्लैंक है इसकी फोर्स उस आदमी के ऊपर कितनी लगेगी, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 3, जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी योर 2, आपके पास 2 टेंशन है और एक और टेंशन और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आ जाएगी, ठीक है. अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से टेंशन की जो फोर्स आपने निकाली है उसके अंदर आपने उसकी वैल्यू को जो है वो इंसर्ट कर देना है. जब आप उसके अंदर उसकी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. लेट वी डू इट. यहाँ पे आपके पास 2t इज इक्वल टू प्लस t इज इक्वल टू n. अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 3t माइनस n इज इक्वल टू 0, सही. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3/4 mg. आपके पास ये जो है ना वो आपकी एक नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो पहली आपकी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है. अब
आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नॉर्मल फोर्स की पहली वैल्यू आई है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास T प्लस एन इज इक्वल टू mg है, उसके अंदर आपने पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे सो योर आंसर विल बी, जब आप आपने T प्लस एन इज माइनस mg के अंदर पुट किया तो आपका जो आंसर है वो टेंशन का आंसर आपके पास आ जाएगा 1/4 mg, राइट। अब आपके पास ये चीज आ गई। अब आपके पास जब ये चीज आ जाएगी तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने उसको mg की वैल्यू पुट कर देनी है। T इज इक्वल टू 1/4 mg, ठीक है। यहाँ पे मास की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है 60 और g की वैल्यू आपको गिवन है 9.81, तो T इज इक्वल टू 15 इंटू 9.81, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा एंड इट विल बी योर अल्फा आंसर, आप मार्क करेंगे। When a 1 Newton force acts on a 1 kg body that is able to move freely, the body receives। जब आपकी 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगती है, 1 न्यूटन फोर्स आप लगाते हो किसके ऊपर, 1 kg बॉडी के ऊपर, यानी कि मास आपके पास 1 kg का है, तो फिर आपके पास क्या चीज जो है वो इसमें से सही होगी। स्पीड ऑफ 1 ms - 1, नो इट इज नॉट पॉसिबल। एक्सेलरेशन ऑफ 1 ms - 2, यस इट कैन बी पॉसिबल क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। तो जब आप फोर्स मास को F के नीचे लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको जो है वो मिल सकती है। Then we have an acceleration of 980 centimeter per square, no it is not possible। an acceleration of 1 c ms - 2, it is also not possible, तो आपका आंसर बीटा होगा। The next thing, two bullets are fired simultaneously, horizontally and with a different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? अब इसमें से कौन सी जो बुलेट है वो सबसे पहले हिट करेगी? सबसे पहले तो डाटा के हिसाब से मैं आपको एक डायग्राम बनवाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने पहले एक डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि हॉरिजेंटल में आपकी जो दो स्पीड्स हैं या जो आपकी बुलेट हैं उनको आपने साइमल्टेनियसली फायर किया है, सही। हॉरिजेंटली जब आपने फायर किया है तो उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है फ्रॉम द सेम प्लेस से उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो उसने ये बोला है कि आपका टाइम, मतलब कि कौन सी जो बुलेट है, बुलेट 1, ठीक है, और बुलेट 2 में से कौन सी जो बुलेट है वो आपके ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगी। तो अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है और वो क्या है कि आपने ना देखना है कि आपकी जो एक दोनों की जो स्पीड है u1 इज ग्रेटर देन u2, क्योंकि उसने ऊपर बोल दिया कि दोनों की स्पीड एक जैसी नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या चीज एक जैसी है, ग्रेविटी, जो इनकी एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, वो एक जैसी है और वो क्या है, वो पॉजिटिव डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई पे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, s की जगह पे हाइट लिख दें, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT का स्क्वायर, सही। अब आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे जो है, क्योंकि हम लोगों ने तो सेम लिया है, सेम आपके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो सेम ली है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है इसको आप लोग क्या कर दोगे, ये 0 हो जाएगी। जब आपके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें वी आई की जब वी आई की टर्म आपके पास 0 हो जाएगी तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट योर टाइम बाय मूविंग योर अदर वेरिएबल, ठीक है। ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ पे जो टाइम है आपके वो आ जाएगा √2h। अब इस तरीके से आप देखें और बताएं कि क्या टाइम किसी भी वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या टाइम वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नजर नहीं आ रही, सही। तो ये आपके पास क्या होगा कि जब वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है तो सिंपल आपके पास इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द वर्टिकल वेलोसिटी, तो दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली रीच करेंगी। Okay, next we have, if an object is moving with a constant velocity of 20 ms - 1 toward north, then its acceleration will be, आपकी क्या velocity उसने given है, velocity आपको 20 ms - 1 की जो है ना वो velocity दी हुई है। तो उसने आपसे पूछा है कि क्या पूछा उसने, आपने constant velocity दी है नॉर्थ में, तो acceleration पूछी है, ठीक है। acceleration तो पूछी है, लेकिन सबसे पहले उसने आपको एक चीज बताई है। उसने ये कहा है कि आपकी जो velocity है वो constant velocity है, and whenever your body is moving with a
कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मीन दैट उसमें कोई भी आपकी जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आंसर 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर डेल्टा होगा। The next thing, two cars are moving in opposite direction. आपकी जो दो कार हैं वो opposite direction के अंदर मूव कर रही हैं with speed v. What is the magnitude of their relative velocity? आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपकी एक कार ये है, ठीक है, एंड यू हैव वन कार हेयर, सही। अब ये जो दो कार्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, यानी कि ये आपस में जो इनका एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, सही। अब इन्होंने ये कहा है कि आपने इनकी relative velocity को कैलकुलेट करना है। What will be their relative velocity? तो relative velocity के लिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? relative velocity के लिए आप लिखते हैं v is equal to v2 माइनस v1। ये आपका फॉर्मूला तब होगा जब आपके पास नॉर्मल relative velocity आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो v1 के साथ भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो v2 माइनस इंटू माइनस v1, ठीक है। तो जब माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो v इंटू v, और ये आपके पास 2v जो है वो आंसर आ जाएगा, सही। क्योंकि जब आपकी एंटी पैरेलल मूव करेंगे तो आपने फार्मूला के अंदर पॉजिटिव लिखना है, और जब आपके पास पैरेलल मूव करेंगे तो फिर आपने फार्मूला के अंदर नेगेटिव लिखना है, और जब आपके पास ये कोई भी एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, तो फिर आपने जो है ना वो इनके लिए यूज करना है v2 अंडर रूट v relative velocity is equal to अंडर रूट v2 माइनस v1। Which graph represent the motion of car that is traveling along a straight road with uniform increasing speed? उसने आपको बोला है increasing स्पीड के हिसाब से आपका जो है वो कौन सा ग्राफ बनेगा, लेकिन किसका पूछा है उसने ये कहा है कि आपकी जो इंक्रीजिंग स्पीड है तो कौन सी जो है वो मोशन ऑफ कार को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर ए बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन जो है वो इसमें कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर बीटा अगर मैं देखूं तो बीटा में जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ठीक है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग शो हो रही है, जबकि आपकी जो उसने स्पीड बोली है वो आपकी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड है, और बीटा में यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड नहीं है। चार्ली के अंदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ है तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, और डेल्टा के अंदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपके पास ग्राफ तो है लेकिन उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, वो तो एक्सेलरेशन देगी ही नहीं, तो चार्ली और डेल्टा वैसे चले गए, तो आपके पास जो आंसर है वो अल्फा बन जाएगा। Which law of motion define force? कौन सी चीज आपको फोर्स डिफाइन करती है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका ऑप्शन है राइट ऑप्शन, दैट इज सेकंड लॉ, जो कि आपकी फोर्स को डिफाइन करती है, एंड इसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये आपको क्वालिटिव बताती है, क्वांटिटी बताती है, एंड क्वालिटी फर्स्ट लॉ बताती है। फर्स्ट लॉ आपको लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, सेकंड लॉ आपका जो है ना वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं, एंड थर्ड लॉ जो है वो आपका एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहलाता है, और all of these इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। योर राइट आंसर इज बीटा। When a force of 4n, आपकी 4n की जो फोर्स है वो एक्ट करती है 2 kg मास के ऊपर फॉर अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, आपको फोर्स गिवन है और आपको मास गिवन है, ठीक है, और टाइम भी गिवन है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला होता है F इंटू टी इज इक्वल टू जो चेंज इन मोमेंटम होता है, फोर्स आपके पास गिवन है, योर फोर्स इज 4 एंड योर टाइम इज 2, तो आपके पास यहाँ पे जो आपकी चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आपका जो राइट आंसर है वो चार्ली हो जाएगा। देन आपके पास अगेन टू इक्वल masses travel toward each other on a frictionless air track at a speed of 60 and 30. They stick together on impact. What is the speed of mass after impact? तो सबसे जो पहली चीज आपने नोट करनी है वो है frictionless, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब फ्रिक्शन नहीं है तो आपका यहाँ पे क्या चीज जो है वो सेम रहेगी, और दूसरा उसने मास इक्वल बोला है और स्पीड जो है वो डिफरेंट बोली है। जब आपकी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जब आपकी इसमें फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो पूरा सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हैं तो आपका जो न्यू वो बनेगी, आपकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी, इट विल गो लाइक m1, क्योंकि मैथ सेम है तो मैं मैथ को इसी तरह लूंगी, m1 v1 प्लस m2, मैथ आपने सेम ही लेना है, ठीक है, v2 इज इक्वल टू m2m, क्योंकि मेरा मैथ सेम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 2m लेंगे, 2m
इनटू वी, और वी यहाँ पे क्या है, वी कॉमन वेलोसिटी है, ठीक है। और आपने यही वी वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर जो है वो वैल्यूज एंटर करना स्टार्ट कर देनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 60 और 30, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मास है, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, सही, तो ये आपके पास एम वी हो जाएगा। यहाँ से एम कैंसिल, 60 में से 30 गए, ये आपके पास क्योंकि आपका जो मास था वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2m, 60 में से 30 गए, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2v हो जाएगा। 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड के ऊपर, तो आपके पास जो v है वो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्यों मोमेंटम को जो है वो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को किया है, कंजर्व किया है, बिकॉज उसने हमें ये स्टेटमेंट दी है कि आप इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपकी कोई फ्रिक्शन नहीं है। A projectile is projected with kinetic energy Ke. If it has a maximum possible horizontal range, then its kinetic energy at a highest point is. इसकी kinetic energy highest point पे कितनी होगी, तो first of all आप जब draw करते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो सोली हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो थीटा बनता है वो यहाँ पे 45 बनता है, ठीक है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के अंदर जब आप इसको पुट करेंगे, ठीक है, cos 45 के ई इज इक्वल टू के ई cos 45 जब आप पुट करेंगे तो ये आपको 1/2 के ई देगा, एंड 1/2 विल बी इक्वल टू योर आंसर 0.5 के ई, ठीक है। तो इससे आपने ये याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी पे होगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.5 के ई होगी, एंड योर राइट आंसर विल बी चार्ली। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, ये आपका फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर g। आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बीटा बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल when it reaches at maximum height is expressed by equation again। देखिए इस तरीके से जब आपकी चीज बनती है, ये आपके पास ट्रेजेक्टरी बनेगी, ठीक है। शुरू में इसकी पूरी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन एट दिस पॉइंट आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो तो जीरो हो जाती है। जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो पीई एक्सप्रेस करेंगे वो के ई इंटू आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा साइन स्क्वायर थीटा में आपके पास जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके जीरो हो जाएगा, आपकी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली। If the slope of velocity time graph is not constant at different point, then body is moving। जाहिर सी बात है जब constant नहीं है, ठीक है, मतलब इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब जब इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है तभी इसका जो है ना वो आप मीनिंग सही से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जब कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज हो रही है, तो फिर जो है आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है, तो आपके पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इसका आंसर होगा। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। In projectile motion, yes I covered it. In projectile motion, horizontal component of acceleration क्या होता है, जीरो। horizontal component of acceleration जीरो होता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो अल्फा बनेगा। The earth rotates on its axis once a day. Suppose by some process the earth contracts so that its radius is only half as large as at present. Then how long the earth will take to complete its rotation? तो आपने इसकी रोटेशन बतानी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको inertia of sphere पता होना चाहिए। inertia of sphere क्या होता है, I is equal to 2/5 mr square। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि आपकी जो अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। आपका जो अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इसी जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/5 mr square। mr इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे तो ये आपके पास r/4 बन जाएगी।
और दूसरी चीज उसने ये बोली है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास होती है 2π/t, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और न्यू टाइम के लिए 2π/t आपने इसको कर लेना है। जब आप इन दोनों को आपस में जो है वो कंपैरिजन में लेके आएंगे तो आपके पास जो इसकी जो वैल्यू बनेगी, आपने क्या करना है, इसमें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, जिसमें IW इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इट विल बी T/4। अब आपने मतलब आपको ये पता चल गया कि आपका जो टाइम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय इट्स फोर्थ। टोटल टाइम आपके पास कितना होता है 24, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया 4 टाइम, तो आपके पास जो 6 आवर्स हैं वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन में होगा। और इसमें हमने क्यों इस्तेमाल किया है जो आपके पास कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, क्योंकि इसका इनर्शिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, तो इसको आप आसानी से जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सॉल्व कर सकते हैं। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या देता है, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, चेंज इन मोमेंटम या वेलोसिटी। तो योर राइट आंसर इज चेंज इन मोमेंटम। An object is thrown vertically upward with a velocity of 20 ms minus 1. How much time it will take to reach the highest point? ठीक है, आपने टाइम निकालना है, मतलब जो है आपने जब उसको ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो किया है तो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी vi जो थी वो आपके पास क्या ही 20 हुई, ठीक है। vf क्योंकि ऊपर जाके ये रुका भी तो होगा तो ये आपकी जो है वो 0 हो जाएगी, तो आपने इसका टाइम बताना है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, v इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम u और प्लस 80 वेलोसिटी u और 80। अब आपने क्या किया कि आपके पास जो है ना वो फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जब आपके पास 20 है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। आपने इसके अंदर वैल्यूज जो है पुट कर देनी है 0 -20, ठीक है। और जो a की वैल्यू है वो आपने -10 लेनी है। क्यों -10 लेनी है, क्योंकि आपकी बॉल जो है वो ऊपर गई है और ऊपर जब बॉल गई है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड ही है, तो यहाँ पे हम लोग -10 लेंगे क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, सही। तो अब यहाँ पे हम लोग -10 लेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -10t। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो -20 से माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम विल बी इक्वल टू 2। ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा एंड योर राइट आंसर विल बी अल्फा। A PN junction conducts only when it is forward bias, ठीक है। PN junction के लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो इसका फॉरवर्ड बाइस होना जरूरी होता है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस ही आपका जो है वो करंट फ्लो अलाउ करवाता है। A plane is moving with the speed v at height h in horizontal direction. The time taken to reach the ground is, ठीक है। आपने टाइम बताना है, ये आपके पास एक जो है वो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू √2h/g, और इसको आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम योर s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, और इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये आपके पास 0 हो जाती है तो सिंपल आपने 2 को h के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द टाइम। ये आपको इसी तरीके से जो है ना एज शॉर्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पज। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली। For a linear relationship between displacement and time, we get a dt graph as। जब आपको कोई भी ग्राफ, एक ट्रिक है बस ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी किसी भी चीज में लीनियर रिलेशनशिप का पूछा जाएगा, मतलब इस तरीके से, तो लीनियर रिलेशनशिप के अंदर आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी दैट विल पास फ्रॉम ओरिजिन। ये हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन को, ठीक है। तो योर राइट आंसर विल बी अल्फा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्सिस में करेंगे तो ये कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप वो आपके पास जो है ना वो पूरा ग्राफ आता है, एंड क्यूबिक रिलेशनशिप भी इसमें नहीं आता। सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा। Mass m1 has a velocity of 0 and mass m2 has a velocity of 5. Mass m1 is greater than m2. Which one has larger inertia? Inertia is directly proportional to mass. जितना ज्यादा mass होगा उतनी ज्यादा आपके पास inertia की value होगी। तो उसने आपको पहले ही बता दिया है कि mass 1 जो है वो greater है mass 2 से, तो inertia भी किसका ज्यादा होगा, mass 1 का ज्यादा होगा। Your right answer will be beta.
11 question. Okay, let me. उन्होंने आपसे ये पूछा है कि फोर्स आपकी 4n की जब मास के ऊपर एक्ट करती है 2 kg में 2 सेकेंड्स के लिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने जब आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है तो आप उसके ऊपर पूरा लगाएंगे डेल पी इज इक्वल टू आपके पास 8 kg ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स और टाइम का, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही इक्वल होता है। Ft is equal to rate of change of momentum, ठीक है, ये आपके पास 8 ही आएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस आपके पास दो चीजें बताई हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है टाइम, और इन्होंने कहा है कि वो कर्व है, तो वो क्या चीज होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, वेलोसिटी, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, ये ग्रेडियंट स्लोप का जो दूसरा नाम है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए जो d/t है वो आपको हमेशा वेलोसिटी देता है, सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली। एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, नहीं, एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, वो आपके पास जो है ना वो s की वैल्यू देगा, यानी कि स्पीड की वैल्यू देगा। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, नहीं, क्योंकि उन्होंने कर्व बोली है, तो कर्व कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है। एंड देन वी हैव द एक्सेलरेशन, तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान होता है। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। Then we have the following diagram perform the logic function of, ये जो function है वो NAND गेट का करती है, ठीक है, तो your right answer will be delta. When PN junction diode is forward biased, then जब आपके पास PN junction diode forward bias होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास जब forward biasing होती है ना, तो forward biasing में ये यहाँ पे आपका डिप्लीशन रीजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे होल्स होते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज करके होल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है ये कम होता जाता है और आपका जो बैरियर है वो भी कम होता जाता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे। तो बोथ द डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर रिड्यूस। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। The energy of photon equal to band gap of semi-conducting material, the minimum energy required to create a whole electron pair. तो वो जो आपके पास एनर्जी होती है that is it is also in your book 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम जो है ना वो टोटल एनर्जी से जितनी आपके पास एनएम में एनर्जी होती है उसको आपने 5 जो भी वेवलेंथ गिवन है उसमें से आपने माइनस कर देनी है, यानी कि आपके पास जो टोटल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास टोटल वोल्ट की एनर्जी होती है उसको आपने एनएम से माइनस करके डिवाइडेड बाय योर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास जो मिनिमम एनर्जी है उसको एनएम से माइनस करके डिवाइडेड बाय लैम्डा करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 2.1 एनएम होगा। Then we have when n type of semiconductor is heated. कोई भी सेमीकंडक्टर जब आप हीट करते हैं, चाहे वो कोई भी सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर को जब आप हीट करेंगे ना तो वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्मल एनर्जी गेन कर लेंगे, और थर्मल एनर्जी गेन करने की वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वो दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। तो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल रिमेन सेम, नहीं, एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से वो सेम नहीं हो सकते। नंबर ऑफ होल इंक्रीजेज व्हाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो ही नहीं सकते क्योंकि जब आपने उनको थर्मली अनस्टेबल किया है तो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होना बनता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज व्हाइल दैट ऑफ होल डिक्रीजेज, नहीं, दोनों इंक्रीज होते हैं, तो आपके पास डेल्टा आएगा। डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व इज अ ग्राफ बिटवीन, यहाँ पे जो डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व ग्राफ होती है वो किसके दरमियान होती है, वोल्टेज एंड करंट, तो आपके पास जो आंसर है वो बीटा होगा। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट डीसी वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड फॉर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात की है वो इस तरीके से आती है, ठीक है, ऐसे एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपके पास या तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आएगी या तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आएगी, आइदर फॉर द पॉजिटिव और आइदर फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। योर राइट आंसर विल बी डेल्टा।
द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC, मतलब कि आपने AC को DC के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और इसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। आंसर आपका डेल्टा होगा। Which circuit is used for smooth output voltage in rectification? आपको पता है कि इस तरीके से आपकी जो है वो आपके पास आती है, तो इसको आपने स्मूथ करना होता है। स्मूथ करने के लिए हम लोग एक सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसको फिल्टर सर्किट बोला जाता है, और फिल्टर सर्किट को लोड के साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो आपका आंसर होगा फिल्टर सर्किट एंड योर आंसर विल बी चार्ली। Then we have a capacitor is to be used to provide smoothing for a half wave rectifier. In which of the following diagram is capacitor correctly connected? आपने क्या करना है, कैपेसिटर को, अभी मैंने बताया है, आपने फिल्टर कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करना है किसके साथ? फॉर एग्जांपल दिस इज योर कैपेसिटर एंड दिस इज योर लोड, ठीक है, ये आपके पास लोड है और ये आपके पास कैपेसिटर है। तो आपने लोड के साथ जो है इस कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है? पैरेलल कनेक्ट करना है। तो सबसे जो बेस्ट डायग्राम है इसकी वो डेल्टा में है, ठीक है। अच्छा, बाकी डायग्राम देखते हैं। अल्फा में देखें, आपका जो लोड के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सीरीज में बन रहा है। बीटा में अगर देखें तो इसमें आपका लोड के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, डायोड के साथ है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। और चार्ली में देखें तो भी लोड कैपेसिटर लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। और डेल्टा में लोड के साथ जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है, तो आपका आंसर डेल्टा होगा। डिप्लीशन रीजन इन पी एन जंक्शन कैरीज, क्या कैरी करता है? डिप्लीशन रीजन के अंदर तो कोई भी नहीं होता, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल में से कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये एक जो है वो चार्ज फ्री रीजन होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब मूव करके होल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको न्यूट्रलाइज कर देता है और एक चार्ज फ्री एरिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो पॉजिटिवली चार्ज नो, नेगेटिवली चार्ज आयन भी नहीं होंगे, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन भी नहीं होंगे, और नो मोबाइल चार्ज कैरियर, यह आपका राइट आंसर होगा। In a bridge full wave rectifier, the input sine wave is 250 sine 100 pi t. The output ripple frequency, आपकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स होती है। तो पहले आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड करनी है। आपकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? यहाँ पे आपको पता है 2 पाई f इज इक्वल टू 100 साइन पाई टी, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो f यहाँ पे f के साथ 2 है, मैं उसको वहां पे ले जाऊंगी, f 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको देगा 50। अब आपने क्या करना है, आपके पास इनपुट, अभी ये इनपुट फ्रीक्वेंसी आई है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो आपने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है वो 100 आ जाएगा। योर आंसर विल बी बीटा। The reverse saturation current in a p-n junction diode is only due to, आपके पास जो रिवर्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होता है, और ये यूजली इसको जो है ना वो आप रिवर्स बाइसिंग भी कहते हैं, और इसको आप जो है वो लीकेज करंट का भी नाम देते हैं। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। Of depletion region of a diode increases under forward bias, increases under reverse bias. फॉरवर्ड बाइसिंग में तो कम होती है, जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो फिर आपकी जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो भी करते हैं आपका जो जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको, और करंट आपका लीक करता रहता है, और रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। A series combination of 1000 resistor and an ordinary silicon diode is connected to a 10 volt battery. The current flowing through the circuit will be. करंट फाइंड करने से पहले आप ये देखें कि एक सिलिकॉन का डायोड है और वोल्ट आपके पास 10 है, तो सिलिकॉन के डायोड के लिए जो हमें रिक्वायर हो वो 0.7 होती है। तो आपने क्या करना है, 10 में से 0.7 को माइनस कर देना है एंड यू विल गेट द न्यू वोल्टेज, और वो आपके पास जो है वो आपके पास 9.3 होगी। अब आपने करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगी V/R। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 9/3, R की वैल्यू आपके पास 1000 है, तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा? योर आंसर विल बी 0.093, ठीक है। और मैंने क्यों यहाँ से 10 में से माइनस किया है, बिकॉज उसने आपको बता दिया है कि सिलिकॉन डायोड है, और सिलिकॉन डायोड का जो वोल्टेज बैरियर है वो 0.7 होता है। योर राइट आंसर विल बी बीटा। The number of diodes used in a
ब्रिज रेक्टिफायर, आपके पास कितने जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर है? ब्रिज में हमेशा 4 इस्तेमाल होते हैं। योर आंसर विल बी डेल्टा। When NPN transistor is used as an amplifier, जब आपके पास जो है आपका एक NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होता है तो इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। आपका आंसर अल्फा होगा। A junction diode when forward bias behave as a device of, जब आपके पास एक जंक्शन डायोड है उसको आप फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपकी करंट जो है वो मेगा एम्पेयर्स में होता है और रेजिस्टेंस जो है वो माइक्रो ओहम्स में होती है। तो योर आंसर विल बी बीटा। Which diode is reversed bias? आपका कौन सा जो डायोड है वो रिवर्स बाइस है, ठीक है। अब रिवर्स बाइसिंग के लिए आपने एक चीज देखनी है कि करंट का जो फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर होता है, और दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो हायर है वो पी के साथ कनेक्ट हो और लोअर जब एन के साथ कनेक्ट हो तो ये आपके पास होता है फॉरवर्ड बाइस। अब इसका रिवर्स अगर होगा तो वो होगा आपके पास रिवर्स बाइस, मतलब इस चीज का जो रिवर्स होगा। अब आपने ये देखना है कि करंट जब हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है तो वो फॉरवर्ड बाइस है, और जब करंट लो से हाई की तरफ जा रहा है तो वो रिवर्स बाइस है, यानी कि लो से हाई की तरफ जाएगा तो वो आपने यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। पहले में देखें इन द फर्स्ट यू हैव फ्रॉम लो हाई टू लो, तो ये फॉरवर्ड बाइस है। सेकंड में भी आपका जो करंट है वो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये भी हाई से लो है। थर्ड में देखें आपका जो करंट है वो -10 से 0 की फ्लो कर रहा है, ये भी हाई वोल्ट है। और लास्ट वाले में देखें आपका जो करंट है उसका फ्लो आपके पास जो है ना माइनस लो से आपके हाई की तरफ जा रहा है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर होगा। Then we have depletion layer in the p-n junction region is caused by diffusion of carriers, ठीक है। डिप्लीशन रीजन आपके पास तब क्रिएट होगा जब आप यहाँ पे जो होल्स प्रेजेंट है उनके दरमियान डिफ्यूजन होगी, ठीक है। जब इनके दरमियान डिफ्यूजन होगी तो आपके पास एक चार्ज फ्री कैरियर रीजन बनेगा जिसको आप डिफ्यूजन रीजन बोलेंगे। By increasing the temperature, the conductivity of semiconductor, obviously आपका जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मली अनस्टेबल हो जाते हैं। थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है, यानी कि एक जगह से मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इस वजह से आपकी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे बीटा बनेगा। इन बाइसिंग आपके पास बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर विच रीजन मस्ट बी रिवर्स बाइस, इसमें जो है वो किसको रिवर्स बाइस होना चाहिए? कलेक्टर बेस को। और कलेक्टर बेस को क्यों रिवर्स बाइस होना चाहिए? बिकॉज आपके पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसमें जो कलेक्टर का टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे होना जरूरी है बेस टर्मिनल से, और रिवर्स बाइसिंग में जो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो है इसकी वजह से जो कलेक्टर और बेस है उनका जो ट्रांजिस्टर में बाइसिंग होनी चाहिए वो आपके पास रिवर्स बाइसिंग इसी वजह से भी रखी जाती है, ठीक है, ताकि आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का आसानी से फ्लो हो सके। आपका आंसर जो है यहाँ पे बीटा बनेगा। द पेयर प्रोडक्शन एंड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बोथ आर लो एट, रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत कम होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है वो आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करता, आपकी जो थर्मल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता, सही। जब थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। तो पेयर प्रोडक्शन एंड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी जो है ना वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लो होती है। सेमीकंडक्टर डायोड व्हेन फॉरवर्ड बाइस ऑफर्स, सेमीकंडक्टर डायोड जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग में करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग हम करते ही इसी वजह से हैं कि आपके पास जो है वो हाई करंट हो, और हाई करंट होने की क्या वजह है? जब आपके पास करंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस आपके पास कम है, ठीक है। तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो लो होगी। योर आंसर विल बी चार्ली। The germanium or silicon crystal formed after adding pentavalent impurity is known as that substance. उनको आप n type जो है वो substance बोलते हैं। Your right option will be alpha. Solar cell or photovoltaic cell is a device which convert, आपको जो photovoltaic cell है वो किसको किसके अंदर convert करता है? It converts your light energy into electrical energy. Your right answer will be beta. So this was all your discussion of your chapter Force and Motion and Electronics. अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें।